देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाजरीन, मुल्क में जारी एहतसाबी लहर से कोई बालातर नहीं है, न पार्लियामेंट, न अदलिया और न ही फौज, और इसी में जमहूरियत का हुस्न और खूबसूरती भी है। यही कुछ मफाद परस्त लोग अब इस बिला इम्तियाज एहतसाब के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन ने तय कर लिया है कि अब पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया जाएगा? इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कि सिंध में रूनुमा होने वाले दिलखराश वाक़े की, जिसमें एड्स की वबा से मुतासिर एक खातून को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया। इस दरिंदगी और सफाकियत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट वर्ल्ड कप के मायूस कुन आगाज पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी कि मुल्क में जारी बिला इम्तियाज एहतसाबी लहर की। सवाल यह है, क्या ऑपोजिशन जमातों का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ऑपोजिशन ना तो मुल्की मफाद और इस्तेहकाम से कुछ लेना देना है इनका, और ना ही अवाम के मसाइल से। वो जमातें जो कल तक अदलिया और फौज को एहतसाबी दायरे में लाने के ऊपर अवाम को वरगलाती थी और इस पर पॉइंट स्कोरिंग किया करती थी, अब अदलिया में एहतसाबी अमल शुरू होने पर वही मवाद परस्त जमातें अदलिया बचाओ तहरीक चलाने का इंदिया भी दे रही हैं। क्या ईद के बाद अदलिया बचाओ तहरीक की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर जाएगी? इसके साथ सवाल यह भी है कि अदलिया को असल खतरा अब है या इससे पहले था, जब रोज जलसे जुलूसों और तकरीरों में अदलिया पर तनकीद की जाती थी और पूछा जाता था कि मुझे क्यों निकाला। सवाल यह भी है कि हमारे मुल्क से नजरियाती सियासत हवा क्यों हो गई है? क्यों मुल्की मफाद को साइडलाइन करते हुए सियासी जमातें अपने मफादात की तलाश में सरगर्दा नजर आ रही हैं, जबकि मुल्क में बिला इम्तियाज एहतसाब की लहर भी चढ़ पड़ी है। इस लहर से कोई इदारा बालातर नहीं है, ना ही फौज, ना अदलिया, ना पार्लियामेंट, और यही जमहूरियत का हुस्न है। कल फौज ने अपने ही सीनियर अफसरान को सजा देकर यह साबित किया है कि सबको हिसाब देना होगा और कड़े एहतसाब से कोई भी नहीं बच पाएगा। जबकि दूसरी जानिब वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की तकरीर पर आज कौमी असम्बली में फिर से ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में गुत्थम गुत्था भी हो गई। हमारे सियासी रहनुमाओं के रवैयों में पुख्तगी आखिर कब आएगी, और क्या ऑपोजिशन ने अब यह मकसद बना लिया है कि पार्लियामेंट को किसी तौर नहीं चलने दिया जाएगा? तो चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। वेलकम टू द शो। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप फरमाएगा कि ईद के बाद जो आवाज़ें और बाज़गश्त है कि तहरीक शुरू की जाएगी, ये तहरीक का एजेंडा क्या है, क्या प्लान्स है, कुछ शेयर कीजिए। इसका एजेंडा एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने जो एक वादा पूरा किया है कि मैं कौम को रुलाऊंगा, वो वादा पूरा हो गया। कौम रो रही है, बिलबिला रही है, ससक रही है उस गर्दन तोड़ महंगाई की वजह से। तो लिहाजा वो कौम की सिसकियां और चीखें जो हैं वो हमने इस कठपुतली वज़ीर आज़म के कानों तक पहुंचानी है। और दूसरा मकसद यह है कि एक ऐसी एहतजाजी तहरीक चलाई जाए और हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो आवाम को रिलीफ दें, वो बिजली की कीमतों में रिलीफ दें, वो गैस की कीमतों में रिलीफ दें, वो बिलाशुबा जो है पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ दें। हम आज सुन रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, हालांकि पिछले 2-3 हफ्तों से बैनुल-अक़वामी मार्केट में ऑयल की कीमतें मुस्तकिल नीचे जा रही हैं। तो हमारा मकसद तो आवाम की जो आवाज़ है, आवाम की जो तकलीफ है, वो हुकूमत के कानों तक पहुंचाना है और हुकूमत से ये मुतालबा करना है कि वो बिजली में, गैस में, पेट्रोल में, टैक्सों में कौम को रिलीफ दे, बजाय ये कि हमें वो इंदिया दिया गया है कि अगले साल 5,500 अरब करेंगे कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये किसी किस्म का हुकूमत गिराओ तहरीक नहीं है। जी बिल्कुल भी हुकूमत गिराओ, हमें हुकूमत को गिराने के लिए जो है हमें जरूरत नहीं है, वो हुकूमत खुद काफी है। देखिए, हुकूमत ने 3 मेजर असॉल्ट्स की हैं। एक नकब लगाने की कोशिश की, सबसे पहले मीडिया के ऊपर, जहां जो है पेमेंट्स के जरिए पहले मीडिया को कंट्रोल में लाया गया, हजारों मीडिया के कारकुनों को बेरोजगार किया गया। अब उसको कंट्रोल उन्होंने कर लिया है, जो वो चाहते हैं वो दिखाया जाता है, जो नहीं चाहते वो नहीं दिखाया जाता। फिर दूसरी असॉल्ट जो है वो पार्लियामान पर हुई है कि हुकूमत खुद इस किस्म के गलत और हमारी नजर में इर्रेलेवेंट किस्म के बयान देते हैं, जिससे पार्लियामान की कार्रवाई मुतासिर होती है और पार्लियामान आगे नहीं चलती। और तीसरी असॉल्ट जो है वो काजी फायज ईसा वाला जो अभी रेफरेंस फाइल किया गया है, आप उसको एहतसाब कह रही हैं, लेकिन वो एहतसाब नहीं है। वो काजी फायज ईसा को सजा दी जा रही है कि उन्होंने फैजाबाद धरना केस जैसा फैसला लिखने की जुर्रत क्यों की। लेकिन खुर्रम साहब, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि ईद के बाद जो तहरीक चलेगी इसमें हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि आवाम को रिलीफ दे, क्योंकि आवाम मुश्किल में है। लेकिन आवाम तो ये जानती है कि मईशत का बुरा हाल है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। फिर हुकूमत को प्रेशराइज कैसे किया जाएगा? सडन वो ऐसा क्या करें कि मईशत का जो पहिया है वो चल पड़े? क्योंकि हुकूमत जो है ये कौम के मुंतखब नुमाइंदों और आवाम के सामने
जवाब देने से मफरूर है। इनके पास जो है वो कहते हैं कि जी बहुत बड़ा मुआशी बहरान है, लेकिन हमने पंजाब में देखा है कि दवाइयां मुफ्त देने के पैसे नहीं हैं। वुज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरियों के लिए गाड़ियां खरीदने के लिए 77 करोड़ रुपया मौजूद है। यहाँ वफाकी हुकूमत में हमें बताया गया जी बहुत बड़ा बहरान है, यहाँ तक कि भैंसें और गाड़ियां बेचनी पड़ी वज़ीर आज़म हाउस में। लेकिन जनाब वज़ीर आज़म के तैयारे को रिपेयर करने के लिए 43 करोड़ रुपया मौजूद है। हमें कहा जी बहुत ज्यादा सादगी और बचत की जाएगी, लेकिन हुकूमत के रवा अखराजात में 17.7% का इजाफा हो गया है। 732 अरब रुपए का डेफिसिट जो है पिछले साल के मुकाबले में मजीद खर्चा करके बढ़ा दिया गया है। तो और हमें हुकूमत ये नहीं बताती कि उन्होंने पैसे कहां खर्च किए, वो किधर गए। जो 9.2 अरब डॉलर जो है हमारे दोस्त मुल्कों ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने और यूएई ने हमें दिए थे, उसका कोई हिसाब नहीं। हमें जो है बजाय ये कि वो अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। अब 10 महीने होने वाले हैं, बड़ा वाज़ेह जो स्टेट बैंक ने फिगर्स दिए हैं कि इस हुकूमत ने अब तक जो है 5,216 अरब रुपए का कर्जा लिया है। 19 अरब रुपए रोजाना बनते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इतने ज्यादा और इतनी तेजी से कर्जे नहीं लिए गए। अब बजाय ये कि इसका जवाब दें, वो कहते हैं जी ये तो सारा कुछ पिछले कर गए हैं। भाई पिछले तो आपको 3.9% महंगाई देकर गए थे, आपने उसको 3 गुना कर दिया। 10% पर आप महंगाई उठाकर ले गए हैं, और जो अपनी बद इंतजामिया और नाहलियां हैं उसका जो बलबा है वो पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। इससे कता नजर इस हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी की वजह से पाकिस्तान के अवाम जो महंगाई के बोझ तले पिस रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। बहरहाल ऑपोजिशन की तहरीक का मकसद यह है कि अवाम की आवाज हुकूमत तक पहुंचाकर हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत गिराने वाला मामला हमारे सामने दरपेश नहीं। लेकिन खुर्रम साहब, हम ये क्यों देखते हैं कि ऑपोजिशन का रवैया यहाँ पे मिसिंग क्यों है? ऐवान एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर आवाज उठा सकते हैं, वहां पर बात की जा सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी कोई मुद्दे की बात हो, कोई भी अवाम की फलाह की बात हो, उस पर तो बात कोई करना ही और सुनना ही नहीं चाहता। ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में भिड़ बैठते हैं और फिर ऑपोजिशन हमेशा वॉकआउट करती है। आज की जो कार्रवाई थी, मैं शुरू से लेकर आखिर तक वहां मौजूद था। पहली बात यह है कि मेरे भाई अली मोहम्मद खान को वक्फा सवालात के दौरान इतनी जज्बाती तकरीर करने की जरूरत नहीं थी। वो भी मेरी तरह एक रुकन कौमी असम्बली है, उनको दूसरे अरकान कौमी असम्बली को गद्दार और एंटी स्टेट करार देने का हक हासिल नहीं है। अब जबकि वो वजीर भी हैं और वो वजारत दाखिला के सवालों के जवाब दे रहे थे, उन्होंने वक्फा सवालात के दौरान जो है ये सारी जो है तकरीर फरमाई जिसके ऊपर एतराज उठा। लेकिन अगर आप दोबारा फुटेज चला के देखें, और मेरी इस्तदा है कि अपने नाजरीन को बताएं कि ऐवान की कार्रवाई का इख्तिताम तब हुआ जब हुकूमती अरकान हुकूमती बेंचों से उठकर प्ले कार्ड लेकर आए कि कराची को पानी दो। वहां क्लैश हुआ और उसकी वजह से प्रोरोग हुआ। हालांकि हमारे साथ कमिटमेंट यह थी कि जैसे ही वक्फा सवालत खत्म होगा, शायद हकान अब्बासी उठकर काजी फायद ईसा के ऊपर जो रेफरेंस फाइल किया गया है उस पर अपनी बात करेंगे। तो हम तो जो गंभीर आईनी मसाइल उठे हैं उन पर बात करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने खुद अपने आप को डिसरप्ट करके राह फरार इख्तियार की। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, पीपल्स पार्टी ने तो मोहसिन दावड़ और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का भी मुतालिबा किया। आपकी पार्टी का इस पर क्या टेक है? आप अग्री करेंगे इस मुतालबे से? जी, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। जब तक उनके ऊपर कोई केस चलकर उन्हें पाकिस्तान की कोई अदालत जो है वो कन्विक्ट नहीं करती, वो कौमी असम्बली के रुकन है और उनको पूरा हक हासिल है कि कौमी असम्बली में आकर अपनी बात करें। मेरी इस्तदा है आपकी तवस्सुत से आपके नाजरीन तक कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में हमने 12 लोगों को गद्दार करार दिया है, चोर करार दिया है, हमने उनको काफिर करार दिया है, और बाद में पता चला कि वही लोग ऐन मुहिब्बे वतन थे और उनको गद्दार करार देने वाले गलत थे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से मैंने ये सवाल किया कि पीपल्स पार्टी तो मोहसिन दावड़ और अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा करी, आप लोगों का क्या टेक है? तो नून लीग भी अग्री करती है इस मुतालबे से और उनका ये कहना है कि इन पर तो अभी कुछ साबित ही नहीं हुआ। और फिर अक्सर माजी में ऐसा देखा गया है कि जिन पर इल्जाम लगाए गद्दारी के वही मुहिब्बे वतन निकले। आपका क्या तज्जिया इस पर? पहली बात तो यह है कि सब मुहिब्बे वतन नहीं निकले। 74 में सुप्रीम कोर्ट का जो नैब के बारे में डिसीजन था, अब तारीखी शवाहिद उसके हक में है। दूसरी बात यह,
कुछ वो हो सकते हैं, मसलन फातिमा जना के बारे में गैर मोहतात ज़ुबान अयूब खान ने इस्तेमाल की थी, हुकूमतों के मुखालफिन को बाद गद्दार कह दिया जाता है, वो दोनों सूरतें होती हैं। बाज़ औक़ात कोई आदमी मुल्क से बेवफाई का वाकई मुर्तकब होता है या किसी और खता का मुर्तकब होता है। दावड़ के मामले में आप देख लें कि कोई एक अखबार ऐसा नहीं है, कोई एक अखबार रमीज जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिसने उसे हमले का जिम्मेदार करार न दिया हो या कम अज कम उकसाने का जिम्मेदार करार न दिया हो। उस पर केस की नौयत ऐसी है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बैरून मुल्क राब्ते हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं और एक आध आदमी ने नहीं, बहुत से जिम्मेदार लोगों ने ये बात कही है। लिहाजा उनका मामला किसी ऐसे रुकने असेंबली का नहीं है जिसको सियासी वजह के साथ की वजह से परेशान किया जा रहा हो, उसका मामला मुख्तलिफ है। अब चूंकि इमरान खान की मुखालफत करनी है, चूंकि हुकूमत को उखाड़ के फेंकना है, इमरान खान ने जितनी मर्जी गलतियां क्यों, मगर इसका क्या मतलब है कि जो लोग स्टेट की मुखालफत कर रहे हो उनकी भी मदद की जाए? तो ये बात मेरी समझ से गलत है। हारून साहब, ईद के बाद भी ऑपोजिशन इरादा रखती है हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का, और नून लीग का मौक़िफ़ ये है कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, बल्कि हम तो हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे कि जो बेचारी आवाम के साथ आप जुल्म कर रहे हैं वो बंद करें। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत गिराने की तहरीक है या फिर मईशत बचाने की? ऑब्वियसली ये हुकूमत गिराने की तहरीक है, इसमें क्या डाउट हो सकता है। जब मुस्लिम लीग के लीडर वैसे मिलते हैं, ऑन रिकॉर्ड जो मर्जी कहें, तो वो कहते हैं हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, हमें पता है इससे बड़ा इंतशार फैलेगा, हमें पता है इससे इकानमी खराब होगी, लेकिन अगर इमरान खान हमें तंग करता है तो हम उसे तंग करेंगे। लेकिन हारून साहब, आपको क्या लगता है कि जो अरकान हैं, जो असेंबली में जाते हैं अवाम की बात और अवाम की फलाह के लिए बात करने और डिबेट करने के लिए जाते हैं, जब वो मुद्दे से ही हट जाते हैं और ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाए, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करें, तो फिर अवाम की बात क्या कहाँ होगी? सड़कों पर? नहीं, कौन अवाम के लिए जाता है? ये एक्सेप्शनल लोग हो सकते हैं, लोग अपने जाती मफादात के लिए जाते हैं। अगर ये अवाम के लिए जाते हों तो ये खड़े हो ना, अपने लीडरों को टोकें जब वो गलत फैसले कर रहे थे। पीटीआई के कितने लोग इमरान खान को टोकते हैं, और नून लीग के कितने लोग नवाज शरीफ को टोकते थे, और पीपल्स पार्टी के कितने लोग जरदारी को टोकते थे जब वो गलत फैसले करते थे। बिल्कुल, जरदारी साहब की आप बात करें तो जरदारी साहब की रिसेंट स्टेटमेंट यह है कि हुकूमत का स्टाइल बता रहा है कि ये चल नहीं सकती। माजी में ये भी हुकूमत चलाते रहे हैं, इनका स्टाइल था कि हुकूमत चले? देखिए, हालात का बहुत फर्क है। सियासत में सबसे ज्यादा अहमियत सिचुएशन की होती है, हालात की होती है। कर्जे मिल रहे थे, वो खर्च हो रहे थे, पुल बन रहे थे, सड़कें में। जरदारी साहब ने तो खैर कुछ बनाया नहीं, सिर्फ पैसे ही बनाए, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में पुल बने, सड़कें बनी, मोटरवे भी बनी, और भी काम हुए। कर्ज लेके आप बना रहे थे और कोई नहीं सोचता था उस वक्त ये कर्ज एक दिन अदा भी करना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपके वक्त का। दिफाई फारूक हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। फरमाएगा, कल के रोज आर्मी चीफ ने जो 3 अफराद को सजाएं सुनाई हैं और उन पर बदउनवानी और मुल्क दुश्मनी का इल्जाम था, आपको क्या लगता है कि इस इकदाम से उन लोगों की जबानें बंद हो जाएंगी जो कि एक ही इल्जाम धरते थे कि ये इदारा पर्टिकुलर कोई एहतसाब का अमल शुरू नहीं कर रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये तो पहली मर्तबा नहीं है। आज से 3 साल पहले जनरल राहील शरीफ के वक्त पे भी जब ये फैसला हुआ था फर्स्ट टाइम, जो उस वक्त कुछ सीनियर ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ पनिशमेंट्स हुई थी, उनके बारे में फिर मीडिया के थ्रू ISPR ने बताया, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि जनाब ये ना समझा जाए कि फ़ौज में जो आला क़यादत है या एट ऑल लेवल जो है लोग सीक्रेट काउज की तरह ये दरा है और इनका कोई एहतसाब नहीं है। हालांकि मामला उल्टा है। फ़ौज के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि इस मरतबा सिर्फ फ़ौज ने लोगों को बताने के लिए, वो तो क्योंकि उन्होंने थोड़ी पॉलिसी चेंज की है कि वो मीडिया में ये चीज़ें बता देते हैं ताकि लोगों को भी पता लगे। लेकिन ये तो हम तो कितने दिहाइयों से ये देख रहे हैं, ये तो हमेशा फ़ौज में होता रहा है, चाहे कोई किसी किस्म का ऑफेंस हो। देखें, अगर अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल का सही अगर आप मुजाहरा देखना चाहते हैं, सही उसका प्रूफ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में मेरा ख्याल एक ही इदारा है, वो फ़ौज है, मुसल्लह अफवाज, जहाँ पे ये होता है। सफाई से लेके सीनियर मोस्ट ऑफिसर जनरल तक
कोई भी ऑफेंस कमिट होता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत। और यही वजह है कि अगर आपने एक प्रोफेशनल आर्मी को कायम रखना है उसके लिए ज़रूरी है एहतसाब का अमल और कड़ा एहतसाब। लेकिन साथ मैं ये भी कहूँगा जहाँ पे एहतसाब का अमल बहुत स्ट्रॉन्ग है फ़ौज के अंदर, वहाँ पे सिस्टम ऑफ जस्टिस भी है वहाँ पे, कि कई ऐसे केसेस भी हमने देखे कि जहाँ पे अगर कोई कभी गलती भी हुई है किसी वक्त पे एहतसाब के निज़ाम से, तो उसको भी हाईएस्ट लेवल पे जाकर उसको रेक्टिफाई भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है बहुत जस्टिस भी है इस निज़ाम में, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी भी है। और बिल्कुल ये अब तो अच्छी बात है कि ये अब पब्लिक में ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि लोगों को पता लग जाए कि जनाब ये देखें ना, इससे मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है फ़ौज की तरफ से। मैसेज ये है कि जनाब जब अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो हम तो खुद ये कर रहे हैं, अपने इदारे में हम कर रहे हैं। तो लिहाजा अब मैं दूसरी ये भी कहना चाह रहा हूँ कि पहली मर्तबा मुझे लग रहा है, महसूस होता है कि वाकई पाकिस्तान में जो हम कितने सालों से कहते आ रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, सब किसी को नहीं छोड़ना, जो गलती करे, करप्शन का कोई ऑफेंस हो उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो फ़ौज के अंदर अपना निज़ाम है, अब अदलिया का अपना निज़ाम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी एक है, और जारी बात है नैब है, जहाँ पे चाहे सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और लोग हों, सबके खिलाफ जो है वो हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं। फारूक हमीद साहब, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि जो जमातें ये बार-बार मुतालबा कर रही थी कि पर्टिकुलर इस इदारे को भी एहतसाब करना चाहिए, अब वहाँ से कोई शोर, कोई अप्रिसिएशन, कोई आवाज़ नहीं आ रही, खामोशी क्यों हो गई, डर गए? देखें, क्योंकि ये तो फौज ने तो इसका अमली मुजाहरा जो है ना वो करके दिखाया है। ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए, इसलिए कि उन्होंने लोगों को ये बताया जाए कि जनाब हमारा ये कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये नहीं कि सिर्फ ये आज होगा, कल को हो सकता है और कुछ और लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, वो भी वो अपना अच्छा है वो मीडिया में आएगा और वो ISPR जो बाकायदा बताएगा तमाम फैक्ट्स के जनाब इन लोगों का ट्राई हुआ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब वो उन लोगों की वाकई ज़ुबानें बंद हो जानी चाहिए जो ये कहें कि जनाब फ़ौज के अंदर तो देखें कोई एहतसाब नहीं होता, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि और ये बड़े, और इसकी टाइमिंग भी आप देखें, टाइमिंग भी ऐसी कि जबकि पाकिस्तान में एहतसाब का एक माहौल इस वक्त बड़ा सीरियस माहौल चल रहा है। देखें ना, एक आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं, एक साबिक सदर जो है उनके खिलाफ फाइनली 10 जून को अरेस्ट वारंट जो है उनके आज किए गए जरदारी साहब के खिलाफ, और 2 साबिक वज़रा चाहे यूसुफ गिलानी साहब हों चाहे राजा परवेज़ अशरफ साहब हों, उनके खिलाफ जो केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। तो स्पीकर सिंध असनी उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, PTI के कुछ लोग हैं उनके खिलाफ एहतसाब अदालतों में केस चल रहे हैं, इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम एहतसाब का अमली तौर पे हम देख रहे हैं, अब सिर्फ ये है कि नैब की जिम्मेदारी बनती है कि भाई जनाब इन केसेस को परसू करके इनको मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। अब अवाम ये देखना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों की जो अगर नैब के केसेस स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन अच्छी है, उन्होंने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की है, तो इनकी कन्विक्शन होनी चाहिए इन लोगों की। ये ना हो कि ये मामला देखें ना 5-5, 6-6 साल केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, अभी तक उनके फैसले नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी के दौर में जो इतने बड़े मेगा करप्शन स्कैम हुए थे वो अब कहीं जाके उनके मामला थोड़े चलना शुरू हुए इतने सालों के बाद एहतसाब अदालतों में। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, देखें 2 चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो ये है कि हमारी आला अदलिया को इतने चीफ जस्टिस साहब और हमारी गवर्नमेंट को इनको चाहिए कोई ऐसे रिफॉर्म लेके आए कि एहतसाब अदालतों का भी एहतसाब होना चाहिए। क्यों 8-8 साल केसेस जो इतने लटक के चल रहे हैं, भाई उनका एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि चले, वैसे तो नैब के कानून में 30 दिन लिखा है, चले मानते हैं वाइट कॉलर क्राइम का 30 दिन में केस को फाइनलाइज करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम चंद महीनों में 5-6 महीनों में केसेस मुकम्मल होने चाहिए। ये क्यों 6-6, 8-8 साल लटक रहे हैं ये केसेस। और दूसरी बात आप देखें कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
सिंध के जो असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं उनका रेफरेंस दायर हो गया। तो मैं जब भी उनको देखता हूं कि वो असेंबली का सेशन चेयर कर रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पे एज अ पाकिस्तानी बड़ी तकलीफ होती है कि इनका ट्रायल हो रहा है, करप्शन के ऊपर ट्रायल हो रहा है, एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, और वो जनाब मोहतरम स्पीकर साहब बैठे हैं असेंबली का सेशन जो चेयर कर रहे हैं। तो कुछ कानून में तरमीम होती है, ये क्या है कि जी वो उनका ट्रायल भी हो रहा है, जेल भी है, लेकिन जनाब उनको बुलाना है, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी होना है, ये तो कोई बात ना हुई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार फारूक हमीद साहब मौजूद थे। अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शिकारपुर में HIV की वबा से मुतासरा खातून को इसके शौहर ने कत्ल कर दिया, इसकी जहलियत का जिम्मेदार कौन है, इसी पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, HIV एक वायरस है जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। इस मरज़ से मुकम्मल शिफा नामुमकिन है, लेकिन अद्वियात के जरिए इलाज किया जा सकता है। ये वायरस जिस्म में मदाफ़ती खुलियों को मार देता है और बिलाखिर HIV ही एड्स होने की एक बड़ी वजह बन जाता है। दुनिया में इस मरज़ से अब तक 2.5 करोड़ अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि आज दुनिया भर में तकरीबन 4 करोड़ और 20 लाख लोग इससे मुतासिर भी हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1,65,000 लोग HIV पॉजिटिव के शिकार हैं, जिनमें 60,000 सूबा सिंध में ही मौजूद हैं। इस मरज़ के हवाले से एशिया में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, जबकि अगर आलमी सतह की बात की जाए तो इस पर पाकिस्तान को एड्स फैलाने के मौके फराहम करने वाला मुल्क करार दिया जा रहा है। जबकि गुज़श्ता माह जिला लाड़काना की तहसील रतोडेरो से सामने आने वाले केसेस के बाद HIV वायरस वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एड्स के वायरस से मुतासरा सिरिंजों का बार बार इस्तेमाल होना और खून की गैर महफूज मुंतकली करार दी जा रही है। ऐसी मखदूर सूरत हाल में शऊर न होने की वजह से जिला शिकारपुर में एक दिलखराश वाक़या भी पेश आया, जिसमें मुलजिम ने एड्स से मुतासरा अपनी बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल करने के बाद लाश को घर के बाहर दरख्त से ही लटका दिया। मुलजिम को खदशा ये था कि घर के दूसरे अफराद भी एड्स का शिकार ना हो जाएं, जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कोई जानबूझकर एड्स नहीं फैला रहा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अवाम को एड्स से मुतालिक आगाही तो फराहम की जा सकती है, इन्हें अद्वियात और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता तो हुकूमत इतने अहम मसले पर नाअहली क्यों दिखा रही है। सवाल यह भी है कि शिकारपुर में होने वाली इस जहालियत का आखिर जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या मुआशरा। इसी पर हम पहले तफसील जानेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सज्जाद बाशा। सज्जाद, ये बताएगा कि ये जो वाकया रिपोर्ट हुआ है मीडिया में, इसके असल हकाइक हैं क्या? देखिए, ये 1 माह कबल लाड़काना की तहसील रत्तोदेरो में जो एड्स की मौलिक बीमारी फैलने का जो है वो इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद जो है वो स्क्रीनिंग जो है वो कैंप्स कायम किए गए, लेकिन जो है वो प्रॉपर जो वहाँ जो एड्स के मरीज जिनमें एड्स के जो है वो तस्दीक हुई थी उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका, जिसके बायस अब अंदरून सिंध के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें शिकारपुर, सक्खर, खैरपुर और घोटकी, यहाँ पर भी एड्स के कई ऐसे एड्स के मरीज़ हैं जिनकी तस्दीक हो चुकी है। और चंद रोज़ कबल जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया शिकारपुर में, जब बहादुर अली रिन नामी शख्स है, उसने अपनी 32 साला बीवी जरीना, जिसको जो है वो एड्स का मर्ज था, उसको मुबैना तौर पर गला घोटकर जो है वो उसकी लाश जो है वो दरख्त पे जो है वो फंदे के जरिए लटका दी। और जब मीडिया पर खबरें नशर हुई तो एडिशनल IG सक्खर डॉक्टर जमील अहमद ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए मुल्जिम को मुझे ये बताइए कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया है कि इससे एड्स है, उस पर उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि बदचलन है मेरी बीवी, इसी वजह से उसको कत्ल कर दिया। आप मुझे बताइए कि क्या पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग हुई थी या जस्ट एक ही औरत को डायग्नोज हुआ इस फैमिली में पर्टिकुलर कि ये एड्स की शिकार है? देखिए, जब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात की और जो डॉक्टर्स ने बताया, जब पोस्टमार्टम हुआ तो जो मकतूला खातून है उनमें एड्स की तस्दीक जो है वो हो गई थी कि मकतूला खातून को जो है वो एड्स था। ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक जो घर के जो दीगर अफराद हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं थी। लेकिन अब तक पुलिस की जानिब से जो है वो तफ्तीश जारी है, जबकि जो मुल्जिम है बहादुर अली रिंद, उसका कहना है कि उसने अपनी बीवी को जो है वो कत्ल नहीं किया, उसकी बीवी को ये पता चल गया था कि उसको एड्स है और उसी की शर्मिंदगी की वजह से जो है वो उसने खुदकुशी कर ली। ताहम जो मुल्जिम है उस पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, मुल्जिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है, तफ्तीश अब तक जारी है। लेकिन आया कि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि जो है वो मकतूला को जो है वो कत्ल किया गया है या उसने खुदकुशी की है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सक्खर, शिकारपुर, घोटकी और जो दीगर अजला हैं वहाँ पे भी ये एड्स की बीमारी जो है वो दिन ब
दिन फैल रही है। मतलब सिंध में एक के बाद एक मरीज जो है वो सामने आ रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत को कोई होश नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई कैंपेन नहीं है। और बिलावल भुट्टो तो कहते हैं कि भी कोई ज़बरदस्ती नहीं फैला रहा है, मतलब उनकी नज़र में सब कुछ ठीक है मामलात। बहुत शुक्रिया आपने सजाद पाशा हमें अपडेट किया। समाजी कारकुन है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ताहिरा साहबा, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा कि ये जो एक नया वाक़या पेश आया है शिकारपुर में, बीवी को HIV डायग्नोज हुआ और शौहर ने उसका कत्ल कर दिया, ये सोचकर कि ये बदचलन है और बाकी जो हकाइक हो सकते हैं उसको टोटल इग्नोर कर दिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ये बता रहे हैं कि लेटर ऑन ये भी पता चला है, एक कहानी ये भी है कि उस खातून ने डर के मारे खुदकुशी कर ली कि जी मुझे HIV डायग्नोज हो गया है और मैं कल्प्रिट हूँ। तो किस तरह से शऊर को उजागर किया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपका सवाल। और आखिरी हिस्सा जो आपके नामा निगार वहाँ से सुना रहे थे वो मैंने आखिरी हिस्सा सुना है। बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं HIV एड्स के मर्ज़ के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 30 बरस में हुकूमत के बाद हुकूमत के बाद हुकूमत, चाहे वो फौजी आमिराना दौर हो या मुंतखब हुकूमतों के दौर हों, फ़लाँ पार्टी हो या फ़लाँ पार्टी हो, फ़लाँ सूबा हो या मरकज़ हो, आगही और शऊर और तालीम फैलाने में बहुत बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। अब वो जिस शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल किया इस वजह से कि उसको गुस्सा चढ़ा कि इसके पास HIV एड्स कहाँ से आ गया, और उसको ये शुबा था कि क्या उसने किसी और के साथ कोई ताल्लुकात तो नहीं उस्तवार कर लिए। हमें कैसे मालूम कि शौहर से नहीं बीवी को मुंतकिल हुआ HIV एड्स का वायरस? बिल्कुल। अगर वो अपना टेस्ट कराने से इनकारी है, जैसा कि ज़्यादातर मर्द जो कि बाहर गल्फ में या कहीं और माइग्रेंट लेबर के तौर पर काम करने मुल्क से बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं अपनी छुट्टियों में, अक्सर और बेशतर अपना टेस्ट कराने से गुरेज करते हैं क्योंकि उनको शुबा होता है या उनको मालूम होता है कि हम HIV एड्स पॉजिटिव हैं और हम नहीं कराएंगे अपना, और अपना जुर्म, अपना मर्ज अपनी बीवी के ऊपर मुंतकिल करके इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है? अच्छा ताहिरा अब्दुल्ला साहब, आपके जहन में होगा कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, लेकिन ये कंट्रोल प्रोग्राम भी इतना फाल नहीं हो सका, इतना फंक्शनल नहीं है। इसके पीछे भी रीजंस यही है कि गवर्नमेंट क्योंकि सीरियस नहीं है किसी किस्म के काम के लिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी होती है किसी भी मुल्क में, हुकूमत को दो अवामिल चलाते हैं। एक सियासतदान जो कि मिनिस्टर लेवल के होते हैं और मुशीर लेवल के लोग होते हैं, और एक उनके नीचे जो अफसरशाही जिसको कहते हैं उर्फ़े आम में ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं। लेकिन पॉलिसी कौन बनाता है, कानून साजी कौन करता है, ये सियासतदान करते हैं। ये पार्लियामेंट का काम है, ये सूबाई असेंबलियों का काम है। जब तक कानून साजी और पॉलिसी साजी नहीं करेंगे उस वक्त तक ब्यूरोक्रेट्स किस तरह? आपको सियासी कमिटमेंट, सियासी अज़्म का मुजाहिरा करना होगा, किसी चीज को अहमियत देनी होगी, फौकियत देनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा पाकिस्तान में 30 बरस से मौजूद है, उनकी हर साल सालाना रिपोर्ट निकलती है। मैं पूछती हूँ अमल दरामद कितना किया जा रहा है UNAIDS की रिपोर्ट के अंदर? बिल्कुल, अमल दरामद तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी लेंगे एक छोटी सी और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद रखना दीवाने के ख्वाब के सिवा कुछ भी नहीं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वर्ल्ड कप के आगाज से पहले क्रिकेट वार्म अप मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त ने पाकिस्तान टीम की सलाहियत, कारकर्दगी, सिलेक्शन और टीम वर्क पर कई सवाल उठा दिए थे। ये सवाल ज़बान ज़द-ए-आम था कि आखिर इस कारकर्दगी के साथ किस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, जब आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम की मायूसकुन आगाज ने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के गुरु जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था, ठीक था, और इस कारकर्दगी के साथ टीम ज़्यादा देर तक वर्ल्ड कप का सफर तय नहीं कर पाएगी। खराब कारकर्दगी कभी कभी तो हो जाए तो काबिल बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान कई अरसे से मुसलसल नाकिस कारकर्दगी दिखा रहा है। अगर आदाद-ओ-शुमार पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से पहले आखिरी 3 सीरीज जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हारी है,
चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से पाकिस्तानी टीम ने 38 वनडे इंटरनेशनल खेले, जिनमें से अब तक सिर्फ 15 जीते हैं और 21 में से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैचेस नामुकम्मल रहे थे। जबकि इस अरसे में पाकिस्तानी टीम ने 7 वनडे सीरीज खेली, जिनमें से वो सिर्फ श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही सीरीज जीतने में कामयाब हो सके और 5 सीरीज में इससे शिकस्त भी हुई। सरफराज अहमद गुज़श्ता 3 साल से टीम की कप्तानी तो कर रहे हैं। इनकी क़यादत में टीम T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 तो रही है, लेकिन वनडे में हालत इंतहाई मखदूश रही है। गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नुक्ता उरूज 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी की जीत थी, लेकिन इसके बाद कारकर्दगी में गैर मुस्तकिल मिजाजी ने क्रिकेट शायकीन को हमेशा ही मायूस किया है। जबकि आज होने वाले मैच के बाद क्रिकेट शायकीन एक बार फिर से मायूस हो गए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब वो टीम से वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाने की तवक्कात लगाना छोड़ दें या फिर भी कोई तवक्को रखें। इसी पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इकबाल बेग साहब आपके वक्त का। बताएगा, वर्ल्ड कप में हर टीम अपने कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है, वाहिद हमें पाकिस्तानी टीम ही लग रही है जिसका कोई अभी कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स नहीं हो सका। कौन खिलाड़ी खेलेगा ये तो हमें भी पता नहीं चलता। जस्ट थोड़े टाइम पहले हमें समझ आती है कि ये प्लेयर ऐड होगा, उसके बाद जाहिर सी बात है क्या कोई गलती निकाले। आपको क्या लगता है, सिलेक्टर्स कंफ्यूज हैं, कोच खेलने नहीं दे रहे प्लेयर्स को, हो क्या रहा है, असल मसला क्या है टीम के साथ? देखें मदिया, कोई समत हमारी नहीं है। आप देखें अप्रैल में जो टीम अनाउंस होती है उसमें मोहम्मद आमिर टीम में नहीं होते, आसिफ अली टीम में नहीं होते। मई में हम एक और टीम अनाउंस करते हैं, हतमी 15 रुकनी टीम, उसमें मोहम्मद आमिर और आसिफ टीम में आ जाते हैं। फिर आमिर पूरे इस जो प्रैक्टिस मैचेज हैं उनमें किसी में हिस्सा नहीं लेते, सिवाय एक जो इंग्लिश काउंटी नॉर्थहैम्पटनशायर के खिलाफ मैच हुआ और फिर एक इंग्लैंड के खिलाफ ओवल लंदन का मैच जो वॉश आउट हो गया। तो हमारी कोई समत नहीं है। कभी हम किसी को, शोएब मलिक को हम लेकर गए, ये वही शोएब मलिक है जिनसे हमने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करवाई थी सरफराज की अदम मौजूदगी में। तो अगर वो उस वक्त इतने अच्छे नहीं थे कि वो टीम से बाहर बैठे तो उन्हें कप्तानी क्यों दे दी गई थी? बहुत सारे सवालात उठते हैं। कोई हमारी एक डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। कोच इंजमामुल हक साहब अभी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। दुनिया का कौन सा ऐसा चीफ सेलेक्टर है जो अपनी 15 रुकनी टीम देने के बाद टीम के साथ मौजूद होता है? इंग्लैंड की मिसाल ले लें, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप खेली है, हाँ, और टिप्स भी देते हैं। और मुझे लग रहा है, जो मुझे अपनी इत्तलात मिल रही है कि इससे जो मिकी आर्थर हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि इंजमामुल हक लगता है कि उनके मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर को मिकी आर्थर की सरपरस्ती हासिल है, लेकिन ग्रांट फ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जून में, तो मिकी आर्थर का भी खत्म हो रहा है। मिकी आर्थर चाहते हैं एक्सटेंड हो। बहुत सारी चीजें, खिचड़ी सी पक रही है मदिया, और पता नहीं इसका इख्तिताम क्या होगा। और आज हम सब ने देख लिया, 105 रन पर टीम आउट हो गई, पूरे ओवर भी हम नहीं खेल सके, 22वें ओवर में ऑल आउट हो गए, उन्होंने 14वें ओवर में स्कोर कर लिया। तो हम जा कहां रहे हैं? ये बड़ी डिमोरलाइजिंग बात है शायकीन क्रिकेट के नुक्ते निगाह से। मिर्जा साहब, पाकिस्तान को एग्रेसिव हार्ड हिटिंग प्लेयर की जरूरत थी। हारिस जो है वो स्लो खेलता है और जो सरफराज हैं वो सिंगल डबल प्लेयर है, बाबर आजम अपनी इनिंग्स बनाकर खेलते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि आसिफ अली जो हार्ड हिटर है उसे बाहर बिठा दें? यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये टीम जो है ये एक नेक्सस है इंजमामुल हक और मिकी आर्थर का, और उसकी बुनियाद पर मुंतखब होती है। अब आप देखें कि किसी 15 रुकनी टीम में आपने देखा सिर्फ 2 ओपनर्स हैं हमारे पास, इमामुल हक और फखर जमान। तीसरा ओपनर आबिद अली, उसको हमने वापस भेज दिया। तो अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई इंजर्ड हो जाता है, कौन इनिंग्स ओपन करेगा? मोहम्मद हफीज तो मुझे नहीं लगता, कोच ने कहा, वो चीफ सेलेक्टर ने कहा था कि हफीज इनिंग्स ओपन करेंगे। 6ठे नंबर पर आ रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी शेकन है। फरवरी के बाद वो अब क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। आसिफ अली को रखना चाहिए था, लेकिन एक लगता ये है कि दोस्ती यारी और पसंद नापसंद की बुनियाद पर पाकिस्तानी टीम का हतमी जो है 11 रुकनी टीम का इंतखाब किया जा रहा है। लेकिन ठीक है मिर्जा साहब, पसंद नापसंद हो, लेकिन जब टीम की सिलेक्शन होती तब तो बेस्ट गेम हमने परफॉर्म करनी होती है, तो उसका इतना बड़ा रिस्क ले जाना, यही तो समझ से बाहर है। कि ये कह रहे थे कि जी आसिफ अली की जगह अब इमाद वसीम इज नॉट अ जेन्युइन ऑलराउंडर, वो बॉलिंग कर लेते हैं, उनको ऑलराउंडर की हैसियत से डाल रहे हैं। शादाब खान को भी कहते हैं कि ऑलराउंडर हैं, लेकिन सब नाकाम हो रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंदों पर हमारी कमजोरी को पकड़ा वेस्ट इंडीज की टीम ने,
और अब इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 जून को मैच है, आप देखिएगा मदिया कि वहां पर भी वो यही स्ट्रेटेजी, उनके ट्रेवर बेलिस जो कोच हैं वो यही स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेंगे। हमारे खिलाड़ियों की खामियां एक्सपोज हो गई हैं और अब इन खामियों से दूसरी टीमें भरपूर फायदा उठाएंगी। बड़े मुझे आइंदा आने वाले मैचेस में मायूस तो नहीं हूं क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन आइंदा आने वाले मैचेस में मुझे मायूसी नजर आती क्योंकि आज इस शिकस्त के बाद, एकतरफा मुकाबले के बाद टीम का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया है। मिर्जा साहब, हर टीम अपने साथ बेहतरीन स्पिनर, बॉलर, बॉलिंग अटैक, फील्डिंग, हर जगह जबरदस्त तैयारी के साथ आ रहे हैं। हमें लगता है हम एक्सपेरिमेंटेशन से अब तक बाहर नहीं आए, स्पिनर हम लोग कोई खास बना नहीं पाए, पीएसएल की टीम को लेकर वहां चले गए, इमाद वसीम पर हम थॉरो ट्रस्ट कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सीनियर प्लेयर्स को हम मिस कर रहे हैं, अजहर अली जैसे प्लेयर्स को? डेफिनेटली देखें, अजहर अली की जगह बन सकती थी, लेकिन वही मैंने कहा ना कि पसंद नापसंद, जहां क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, मफादात का टकराव हो, वहां कैसे, इसलिए अजहर अली ने आफियत इसी में जानी कि वो छोड़कर चले गए और फिर अभी उनकी टीम इंग्लैंड में वनडे टूर्नामेंट भी जीती, उन्होंने विकेटें भी ली। लेकिन हमारे यहाँ कोई समझ में नहीं आता ना कि हम किसको, फवाद आलम को हम रो रहे हैं, इतने अरसे से इतने ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं, उससे पता नहीं खुदा वास्ते का बैर है। आबिद अली को मिकी आर्थर कहते हैं 31 साल का हो गया, भाई वो परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको खिलाएं। हर एक के साथ कोई पसंद नापसंद कोई ना कोई खामी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसे टीम में सेलेक्ट नहीं करते। उमर अकमल को कहते हैं कि जी वो अच्छा नहीं है, तो फिर बाकी जो अच्छे हैं उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। वहाब रियाज को कहते हैं कि वो अब जो है हमारे प्लान में फिट नहीं होता, वो अचानक प्लान में फिट हो जाता है, रात को उसे ख्वाब नजर आता है कि इंजमामुल हक उसे कह रहे हैं तुम टीम में आ रहे हो, वो टीम में आ जाता है। समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है मदिया। मिर्जा साहब, हारिस सुहेल पर ट्रस्ट कर लिया सिलेक्टर्स ने, हालांकि हम देख रहे हैं कि पास्ट में इंजरीज के मसाइल तो उनके साथ रहे हैं। फिर मलिक का बार बार मेरे जहन में ये सवाल आ जाता है, मलिक को किस बेस पर उन्होंने सेलेक्ट किया? अगर खिलाना नहीं है तो फिर सेलेक्ट क्यों किया हुआ है? जबकि उनकी खास चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दी है जिस बिना पर किसी और प्लेयर को साइड पर रखें और मलिक को चांस दें। यहाँ मदिया लॉबीज काम कर रही हैं। आप देखें, अब शोएब मलिक अक्टूबर 1999 में उन्होंने अपने कैरियर का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था, अब 20 बरस हो जाएंगे, मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। अगर आप उनको 15 रुकनी टीम में लेकर गए, उनको खिलाएं, अगर वो नाकाम होते तब उनको ड्रॉप करें। समझ में नहीं आता क्या स्ट्रेटेजी है कि मलिक को लेकर गए या तो फिर किसी यंगस्टर को ले जाते अगर आपको उनको नहीं खिलाना था, एक सीनियर क्रिकेटर को। इस तरह से लॉबीज काम कर रही है। लगता है कि बस हमारा लड़का फिट रहे, टीम में खेले न खेले, बस टीम में रहे, ये काफी है। इसके ऊपर एहसान मानी साहब को जोर देना होगा, तवज्जो देनी होगी। एमडी लाए, वसीम खान साहब लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आखिर क्रिकेट बोर्ड किस समत में जा रहा है? इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने से पहले एक जलसे में कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो मैं क्रिकेट को ठीक कर दूंगा। यहां क्रिकेट ठीक होने के उसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। नोटिस लेना चाहिए। किसी मुल्क का क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, हमारे क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप जीते, तो आखिर क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? इस तानिब तवज्जो देनी चाहिए। एहसान मानी साहब अपनी जिम्मेदारियां वसीम खान को दे देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑलरेडी मौजूद है। हारून रशीद साहब 65-66 बरस की उम्र में बोर्ड के साथ ताहयात मुंसलिक हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक लॉबीज है कि जो मुस्तकिल तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जूं की तरह चिपटी हुई है। बिल्कुल। अच्छा मिर्जा साहब, आपका क्या कमेंट है? आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है, कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है अब के वर्ल्ड कप का 92 के साथ, और लोग यही उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वहां पर अगर टीम जो है वो गिरती पड़ती वर्ल्ड कप ले आई थी तो ये बच्चे भी ले आएंगे वर्ल्ड कप। आपको लगता है ये कंपैरिजन करना बनता भी है? लेकिन अब 27 बरस पुरानी बात कर रहे हैं, 92 जो है, उसके बाद अब आप ये आ गया 2019। अब क्रिकेट बदल चुकी है। हर दफा ऐसा नहीं होता। लोग कह रहे हैं कि हम 92 के वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज से हारे थे और फिर उसके बाद हम टूर्नामेंट जीत गए। ऐसी बातें नहीं है। अब टीमें बड़ी प्लानिंग के साथ, मजबूत स्ट्रेटेजी के साथ आई हैं। अब आप देखें ना कि कितना होमवर्क करते हैं अब कोचेज। मुझे लग रहा है कि इस मरतबा हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अगला मैच हमारा इंग्लैंड से है, उसके बाद श्रीलंका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर क्रंच मैच 16 जून को भारत से। हमारा इंग्लैंड से 3 जून को है, 16 जून को भारत से है। तो हमारी टीम, अगर इंग्लैंड के खिलाफ हमें कामयाबी हर कीमत पर हासिल करना होगी, अगर हम यके बाद दीगरे अगर हमारी शिकस्तें हुई तो फिर हमारी टीम डीमोरलाइज हो जाएगी मदिया। और फिर मुझे नहीं लगता कि ये खिलाड़ी निकल कर आए। इनके बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है। चैंपियंस ट्रॉफी हमें पता है 2 साल पहले भारत से बुरी तरह से हारे और फिर किस तरीके से कम बैक किया कि इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया और फाइनल में भारत को हराया।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं ना टीम के, थ्रिल नजर नहीं आ रही, उमंग नजर नहीं आ रहा, जज्बा नजर नहीं आ रहा, एक रूटीन की तरह इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी जज्बा कहानी दिखाई दे बता रहा है, रही है। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी हम तो कह सकते हैं वी हैव, वी विल, हम करेंगे इंशाल्लाह की जा सकती है। आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।